गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग मंगेश जी। साहब वो नए किताब के पीडीएफ तो भेज दीजिए। इसे पीडीएफ बना के भेज दीजिए तो हमने सेंटर में पता किए थे, उसमें बहुत सारी नई चीजें शामिल हुई है, इसलिए वो सेंटर वाले बोल रहे हैं कि पुस्तक ही मंगाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उसमें एलोबरेट है, इसलिए वो पीडीएफ नहीं हो पाएगी। बहुत बनाने की कोशिश की हमने, बन ही नहीं रही, क्योंकि उसमें हर चैप्टर में जुड़ा है, कुछ ना कुछ टॉपिक जुड़े हुए, हर टॉपिक तो सेकंड एडिशन के नाम से आ रही है, इसी कारण बुक ही मंगवाना पड़ेगा। ठीक है साहब, ठीक साहब। हमने कल गुप्ता जी को हाँ, सेकंड एडिशन का नाम बेसिक हेल्थ केयर, इसमें जो फर्स्ट एडिशन था उसका नाम था बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा, इसमें बेसिक हेल्थ केयर केवल ये जो बुक है। जी ठीक साहब, जी ठीक साहब। उसने नई बुक मंगा लेते फिर साहब। ठीक साहब। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सक्सेना जी। और लास्ट क्लास जो फ्राइडे के दिन हुई थी उसमें कुछ नेटवर्क इशू ज्यादा था, इस कारण जो है वो कुछ लोगों की डिमांड थी कि नी जॉइंट जो आपने दर्द बताए तो उसको आप रिपीट कर दीजिए, तो उसको हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट तक रिपीट कर देंगे, और उसके बाद फिर जो भी अपना उसका ट्रीटमेंट रहता है, सर्जिकल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वो उसके बारे में बताएंगे। ये नई बुक है गुंजना, तो इसमें पेज नंबर, जब नई बुक लाओगे तब उसमें पेज नंबर मिलेगा 149। यदि तुम्हारे पास पेज है ये वाली नई बुक तो 149, अदरवाइज जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं वो पुरानी बुक से अपन ने कंप्लीट करा दिए थे। कुछ चैप्टर बाकी थे डिजास्टर के, तो उसको अपन करेंगे। पहले इसको शुरू करते हैं। 50% लोग लगभग जुड़ चुके हैं, तो उसमें अपन पहले नी जॉइंट की एनाटॉमी, जैसे कल शुक्रवार को भी बताए थे अपन ने, तो वो बता दें कि नी जॉइंट जो है वो सबसे बड़ा जॉइंट है बॉडी का, और टॉपिक आज का है घुटने का दर्द या नी जॉइंट पेन। तो नी जॉइंट पेन, हाँ गुड मॉर्निंग। नी जॉइंट पेन को समझने के पहले अपन उसको देखें कि बड़ा जॉइंट जो रहता है घुटने का, उसमें नीचे की तरफ जुड़ता है टीबिया का अपर एंड, फिबुला का अपर एंड, जबकि ऊपर की तरफ से आता है फीमर का लोअर एंड और पटेला बोन। ये चार बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ती है और बीच में रहती है मिनिस्काई। मिनिस्काई एक छोटी बोनी प्लेट रहती है जो कि बोन से ना बन के कार्टिलेज से बनती है। कार्टिलेज यानी नरम हड्डी या कुरकुरी हड्डी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो वो कुरकुरी हड्डी जैसे कान की रहती है कार्टिलेज, ऐसी वो कार्टिलेज रहती है जो दोनों कंडाइल जो रहते हैं फीमर के और टीबिया के, उसके बीच में गोल गोल रहती है और बीच में उसके छेद रहता है। जो लोग इसको मैकेनिक्स को जानते हैं तो उसको मैकेनिक की भाषा में वाइसर कहते हैं। और जो घरेलू महिलाएं उनको बता दें कि जो बड़े बनते हैं उसमें एक बीच में छेद बना के जो गोल बड़ा बनाया जाता है, वैसी मिनिस्काई रहती है, बीच में छेद रहता है और चारों तरफ उसके सरफेस होती है। तो ऐसी कार्टिलेज दोनों बोन यानी कि टीबिया
हाँ, बालूशाही में छेद रहता है बीच में क्या? बालूशाही में छेद होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा छेद रहता है और आसपास जो है वो अ, उसकी सरफेस होती है। और वो सरफेस भी किस तरह से रहती है, जैसे किनारे उसके मोटे रहते हैं किनारे, और जैसे जैसे हाँ गुड मॉर्निंग अनु कुमार, तो सर उसमें जो सांभर बड़ा आजू होता है बाजू सर, जो है उसमें जो वो बड़ा होता है थिकनेस ना ज्यादा गट्टा रहती है, उसमें छेद मोटी। रहता है। और हाँ, सांभर बड़ा। तो उसमें मिनी स्काई जो दोनों जॉइंट के बीच में रहती है, टीबिया और फीमर के बीच में, तो उसकी भी विशेषता हम बता दें कि उसके किनारे जो है वो मोटे होते हैं, और जैसे जैसे वो सेंटर की ओर जाते हैं तो वो पतले होते रहते हैं। मतलब कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ द मिनी स्काई इज थिक एंड सेंटर पार्ट इज थिन, पतला रहता है। और उसका यही विशेषता होने के कारण हमेशा ज्वाइंट जो है वो अंदर की तरफ आता है और बाहर गिरने से बच जाता है व्यक्ति, गिरता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा जो लोड है वो अंदर की तरफ रहता है। और वो मिनिस्काई जो रहती है वो चारों तरफ मोटी उसी प्रकार रहती है, जैसे कोई नया व्यक्ति अगर रोटी बनाता है तो वो आटे को बेलते समय किनारों में मोटा कर देता है और बीच में पतला कर देता है। तो ऐसी मिनिस्काई रहती है, और उसी के कारण व्यक्ति की जो है हाइट है वो काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि वो मिनिस्काई रहती है। परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे नी ज्वाइंट का उपयोग होते जाता है वो मिनिस्काई घुरते जाती है, घिसते जाती है। और हाँ गुरुवर, और बिल्कुल पतली होके कागज जैसी हो जाती है। जब वो कागज जैसी हो जाती है तब व्यक्ति की जो हाइट है वो कम होते जाती है। इसलिए अपन देखते हैं कि ओल्ड एज में लगभग 60 के ऊपर, चैप्टर का नाम है नी ज्वाइंट पेन, घुटने का दर्द, और घुटते जाती है तो 60-70 साल के बाद व्यक्ति की हाइट जो है वो कम होते जाती है। तो वो हाइट कम होने का कारण ही ये रहता है कि वो मिनिस्काई जो वाइसर का काम करती है तो वो घिसते जाती है। इसी प्रकार जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, मेरुदंड अपन बोलते हैं जिसको, गर्दन के पीछे रहती है सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर थोरैक्स के पीछे रहती है थोरोसिस, फिर कमर में रहती है लंबर, और फिर नेटवर्क, और फिर नेटवर्क का दिक्कत क्यों आ रही? नेटवर्क तो चल रहा है अच्छे से। कोई भी व्यक्ति वीडियो ना खोले, नहीं तो उसमें फिर हाँ, आवाज भी आएगी। नेटवर्क जो है वो आज भी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो फिर हमको हॉटस्पॉट से कनेक्टेड कर लेंगे अगर दोबारा हुआ तो इस तरह से मिनी स्काई घिसती है तो हाइट कम होते चली जाती। और इन दो जो वर्टिब्री है इनके बीच में भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो वर्टिब्री के बीच में मिनिस्काई, तो वो मिनिस्काई जो है वो घिसते जाती है तो हाइट कम होते जाती है। यहाँ अपन नी ज्वाइंट पे फोकस कर रहे हैं। नी ज्वाइंट में जब मिनिस्काई घिसते जाती है तो कट 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 दर्द की कंप्लेंट होती है, तो ये एक अनादर काम है, उसका दूसरा सिम्टम है। परंतु अब अपन बुक की लैंग्वेज में देखें कि घुटनों में दर्द होना आम बात है, परंतु यह आमतौर पर किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जो साधारण मांसपेशियों में खिंचाव, टेंडिनाइटिस, गठिया आदि कारण से हो सकता है। तो मांसपेशियों में खिंचाव, जो लोग एथलीट रहते हैं या बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं उनको मसल्स में खिंचाव हो जाता है, क्योंकि नी जॉइंट को संभालने के लिए जो मसल्स रहती है, पिछले बार भी बताया था अपन ने, सार्टोरियस और गैस्ट्रोसिनेमियस, ये मेजर मसल्स रहती है। बाकी छोटी जो मसल्स टिबियलिस एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये मसल्स जो है वो लॉन्ग मसल्स में गिनी जाती है। और ये लंबी मसल्स में कई बार झट लग जाने से, झट लग जाना मतलब कि ठोकर लग जाना, चलते चलते कहीं आइडिया नहीं रहता और जमीन ऊपर नीचे रहती है तो उसको बैलेंस नहीं बन पाता, तो उसके कारण जमीन में गड्ढे में पैर घुस जाना या नीचे पैर चले जाने से
मसल्स जो है वो खिंच जाती है, टीयर हो जाती है। ऐसी कंडीशन से के कारण पेन होने लगता है। गठिया बीमारी, जिसमें अपन ने कल बताए थे कि कैल्शियम का डिपोजिशन ज्वाइंट के आसपास हो जाता है, तो वो गठिया बीमारी। और टेंडिनाइटिस, टेंडन जो कि ज्वाइंट को बांध के रखते हैं, उनमें कई बार टूट जाते, चिर जाते किसी एक्सीडेंट की वजह से या चलने की वजह से। पिछले बार अपन ने बताए थे या नहीं बताए थे कि कुछ लोग सुबह सुबह टहलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि टहलना हार्ट के लिए जो है वो सुविधाजनक रहता है, परंतु टहलने की भी एक लिमिट रहती है कि व्यक्ति अपने हाइट के हिसाब से जो नाप लेता कदम के, तो वो कदम के नाप जो है वो छोटे छोटे कदमों से अगर वो टहलेगा तो उसको घुटने का दर्द भी नहीं होगा और हार्ट भी ठीक रहेगा। यदि अपन टहलने की मात्रा किसी व्यक्ति की देखें हार्ट के पर्पज से, तो कम से कम 500 मीटर या 800 कदम इस तरह से, और अगर किलोमीटर पे नापे तो 1 किलोमीटर वो टहल सकता है। अब कुछ लोग जो है वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी टहलते हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से टहलते हैं, मगर कुछ ही समय में 1 साल 2 साल बाद उनको फिर घुटने की प्रॉब्लम आने की चांसेस रहते हैं। इसलिए टहलने का काम जो है वो उतना ही हो जितना कि हार्ट के लिए आवश्यक है। अदरवाइज अननेसेसरी टहलना जो है वो घुटने दर्द का कारण बनता है। सुबह शाम भला है आप सुबह शाम टहले 1-1 किलोमीटर, परंतु ज्यादा उसको यूज न करें। रही बात मोटापे की या पेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको आप डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट जो है वो फैटी डाइट या ज्यादा प्रोटीन डाइट ना ले। भूख लगती है व्यक्ति को तो भूख को कंट्रोल करें। जैसे शराब की इच्छा होती है तो उसको कंट्रोल करते हैं कुछ लोग, और शराब नहीं पीते, ठीक है ना। ऐसे ही भूख की भी रहती है कि अगर मान लो आपको 3 रोटी की भूख है, आप 1 रोटी खा के और उठ जाए, और उससे क्या होगा कि आपके जो पेट है थोड़ा सा भर जाएगा, परंतु खाने की इच्छा बनी रहेगी। फिर अपने काम में व्यस्त रहेंगे, टेंशन हो जाएगा, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खा सकते हैं अपन थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आप अपने मोटापे को या पेट को कम कर सकते हैं बनिस्बत एक्सेस टहलने के। तो ज्यादा टहलना या पैर से चलना, वजन लेके चलना, वो घुटने में चोट, खिंचाव, टूटन, सभी प्रकार की घुटने की चोट, जिसमें खेल के समय या कहीं पे डांस वगैरह, नाच वगैरह उसके समय लग जाती है, तो वो भी घुटने दर्द का कारण बनती है। टेंडिनाइटिस के बारे में अपन ने बता दिए कि जो कंडाइल है वो सूज जाते हैं। पेटेलोफीमोरल दर्द, पेटेलोफीमोरल दर्द में पटेला जो रहती है वो फीमर से जुड़ती है और ज्वाइंट बनाती है, पटेलोफीमोरल ज्वाइंट या फीमोरोपटेलर ज्वाइंट कहते हैं उसको। और नीचे जो ज्वाइंट बनता है वो टिबियोफ्यूलर पटेलोफीमर ज्वाइंट कह रहा है ना, नीचे जो बनता है वो है टिबियोफ्यूलर ज्वाइंट। और पटेला कभी भी टिबिया या फ्यूला से नहीं जुड़ती, वो केवल फीमर से जुड़ती है। और फीमर जब टिबिया से जुड़ती है तो वो कहलाता है फीमोरोटिबियल ज्वाइंट। तो 2 to 3 joint are meet to each other in one place, it is broadly called the knee joint। 2 से 3 ज्वाइंट एक ही जगह पर अगर जुड़ जाए तो उसको बड़े हिसाब से अपन नी ज्वाइंट का नाम देते। इसमें बच्चों की ज्यादा समस्या रहती है और युवाओं की पटेलोफीमोरल सिंड्रोम के नाम से, जिसमें कि फीमर से जो पटेला बोन जुड़ी हुई है वो एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है जो कहलाता है लिगामेंटम पटेली। ये लिगामेंटम पटेली से अपन जर्किंग टेस्ट भी उस समय करते हैं जब कोई डाउटफुल पेशेंट पैरालिसिस का आता है। अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस, लकवा या पक्षाघात बोलते हैं, और उस तरह का फालिज मार जाना, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तब उस लिगामेंट का जर्किंग टेस्ट करते हैं, जिसमें अपने लेफ्ट हैंड से पेशेंट की थाई पे रखते हैं और उसको कहते हैं कि अपना पैर जो है वो छोड़ दे, बिल्कुल मतलब वजन ना रखे, पूरा
वजन किस पे रख दे, अपने हाथ पे। उसके बाद फिर अपन जो छोटी हथौड़ी रहती है अपने पास, रबड़ की हथौड़ी, उससे जो है वो लिगामेंट पे हल्की सी चोट करते। तो चोट करेंगे तो पैर अपने आप ऐसा ऊपर उठेगा। अगर ये अपने आप उड़ जाता है तो उसका मतलब ये कि पैरालिसिस नहीं है। और अगर नहीं उठता है, वो जर्क टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर पैरालाइज्ड कंडीशन डेवलप होती है। फिर उसके बाद नर्व वगैरह का टेस्ट करना पड़ता है। घुटने के आसपास दर्द होना, दर्द आमतौर पर सीढ़ी चढ़ने, दौड़ने, बैठने, साइकिल चलाने या घुटनों को मोड़ कर रखने की स्थिति में हो जाता है। लंबे समय तक घुटनों को मोड़ के रखा जाए। दिन के अंत में जब घुटना हिलाते हैं तो दर्द अधिक महसूस होता है। आराम करने से इसमें सुधार आ जाता है, परंतु कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में घुटनों में दर्द लगातार होते रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा अपन ने बताया कि एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नियर द जॉइंट के पास कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन जाता है। इन प्रकार के जितने भी दर्द होते हैं उन सभी में एक और दर्द शामिल है, जो कैप्सूल रहती है। घुटने के आसपास एक कैप्सूल रहती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड जमा रहता है। ये फ्लूइड जो रहता है वो घुटने को तेजी से चलने के लिए सहायक होता है। तो वो जो घुटने का दर्द, अगर फ्लूइड ज्यादा निकले या ज्यादा मात्रा में जमा हो तो स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में, जो ओडीमा कहलाता है। छाया, अभी क्वेश्चन जो है वो हम 15 मिनट बाद और पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेना, है ना। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं। अब लक्षणों का प्रबंध अपन देखते हैं। लक्षणों का प्रबंध आराम और व्यायाम को संतुलित करने से होता है। घुटने की समस्या जब भी शुरू हो तो कम से कम 24 से 48 घंटे आप आराम कर सकते हैं। कहीं लंबा काम ना करें, जो अपने दैनिक काम करें, और 1-2 दिन की छुट्टी लेके घर पे ही रहे। हर घंटे 10 से 20 सेकंड के लिए घुटने को धीरे धीरे मूव करने का काम करें। अगर ऐसा दर्द है तो उसको मूव कर सकते हैं या हिला सकते हैं। फिर इसके बाद पैर वगैरह जो है वो अच्छे से चढ़ाएं। रेलिंग में अगर उपयोग करना है तो रेलिंग में जा सकते हैं। एक्चुअली सीढ़ी के बारे में वो बताना चाह रहा है। कुछ लोगों की हैबिट रहती है कि वो 2-2, 3-3 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाते हैं। ये घुटने दर्द का कारण बन सकता है, क्योंकि मसल्स टेंडन की कैपेसिटी एक सीढ़ी चढ़ने की रहती है या उतरने की रहती है। और कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी में 2-2 सीढ़ी चढ़ते हैं या बहुत तेजी से चढ़ते हैं, वो उनके घुटने दर्द का कारण बन सकता है। भारी सामान उठाते समय घुटनों को अच्छे से जमीन पे जमाना चाहिए, और नहीं तो वो भी घुटना दर्द का कारण बन सकता है। इसमें वजन प्रबंधन के बारे में भी दिया है कि शरीर का अतिरिक्त वजन उठाने से बचना चाहिए। जोड़ों में दर्द उसके वजह से भी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन उसकी उम्र के हिसाब से ज्यादा है तो वो उसके भी घुटने दर्द हो सकते हैं। गर्मी अधिकांश दर्दों और पीड़ाओं के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित उपचार है। गेहूं की थैली, हीट पैड, हीट टी फेवरेट, गर्म पानी की बोतल, मतलब गर्म पानी से या किसी चीज से सिकाव करना। इसी कारण नी कैप आते हैं अपने मेडिकल में। नी कैप जो है वो बांध के रखे जो भी घुटने से दर्द से पीड़ित है, या क्रैप बैंडेज आता है। क्रैप बैंडेज जो ब्राउन कलर का रहता है, तो वो घुटने के आसपास दोनों बांध के रखे। अगर किसी को नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो उससे ठीक हो जाता है। इंद्रपाल जी, अभी हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी चीज की पीडीएफ इसमें बना के नहीं भेज सकते, क्योंकि नई वाली जो बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर में अतिरिक्त सामग्री दी गई है। तो वो अपन इतनी सारी पीडीएफ छोटी छोटी बनाएंगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। इसी कारण कोशिश करें कि सेंटर से बुक को परचेज कर ले या बुक मंगवा ले, तो वो आ जाएगी आपके पास। अभी हम गए थे उनके पास 2000 बुक प्रिंट होके आ गई थी। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा। तो ये गर्मी पैक के बारे में बताए थे। हाँ, न्यू बुक लेना है कि गर्माहट से जो है वो
उसको आराम मिलता है घुटने दर्द में, और उसको इसलिए बांध के रखा जाता है। अब कुछ लोग जो चिल टेंडेंसी के रहते हैं, उनको गर्म पैक करने से तकलीफ बढ़ जाती है, तब उनको आइस पैक या बर्फ पैक लगाते हैं। बर्फ पैक कई लोगों का मानना है कि अल्पकालिक घुटने दर्द को ठीक कर देता है, तो इसलिए आइस पैक प्लास्टिक बैग या गीले तौलिए को बांध के, या जो भी अपन ने कपड़ा बांधे उसको गीला करके रख सकते हैं। 20 से 30 मिनट के लिए बर्फीला पानी और जो कपड़ा है उसको बांध के रख सकते हैं, तो जिससे कुछ लोगों को ठंडक से सेकने से आराम हो जाता है या बर्फ के सेकने से आराम हो जाता है। तो ऐसे जो भी पेशेंट आते हैं तो उनको पूछ लिया जाता है कि आपको गर्माहट से आराम है कि ठंडक से आराम। अगर वो ठंडक से कहता है तो अपन ने जो वैक्सीन वाला पैड बताए थे, वैसा जो है वो मूवेबल भी आता है, मूव करता है, उसको ठंडे पैक को घुटने के आसपास बांध के दर्द को ठीक किया जा सकता है। कुछ छोटे उपाय जो बता रहे हैं, जैसे उपयुक्त जूतों को पहनना, ये एक कॉमन समस्या है। जैसे अपन ने फाइलेरिसिस के केस में बताए थे, जो फाइलेरिया बीमारी रहती है, उसमें पेशेंट का एलिफेंटाइटिस या हाथी पांव भी कहते हैं उसमें पेशेंट का एक पैर मोटा हो जाता है और एक पतला रहता है। ऐसे पेशेंट बाजार से जूते खरीदते नहीं है, वो ऑर्डर पे जूते बनवाते हैं नाप देके। तो ऐसे पेशेंट जिनको घुटने का दर्द है, एक बार उनके जूतों की भी जांच करने जाती है। यदि पैर सपाट है तो समझदार जूते और आर्च सपाट शामिल करना चाहिए। दर्दनाशक दर्द वाले जो जूते रहते हैं जिसमें सोल, जिनके मोटे रहते हैं सोल और भारी रहते हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए। चप्पलों का उपयोग या सैंडल का उपयोग वो कर सकते हैं, परंतु उसको पहनने में जो है वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आती। ऐसे पेशेंट को मोजे और जूते पहना के रखते हैं ताकि उनकी बॉडी की गर्माहट बनी रहे और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो लगातार निकलता रहे। इसमें अलग से अपन उसको कुछ भी वो नहीं देते, बस ये कह देते हैं कि जो कंफर्टेबल जूते आते हैं वो पहने। दूसरा, कैनवास के शूज जो रहते हैं उनका तला बहुत पतला रहता है, जो स्कूलों में पहने जाते हैं बच्चों के द्वारा एक्सरसाइज करते समय, वो कैनवास शूज, तो वो भी पहनने के लिए मना करते हैं अपन, क्योंकि सोल जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तो घुटनों को आराम नहीं मिलता। ये उसी प्रकार से समझे कि जैसे कार या स्कूटर के जो टायर रहते हैं, अगर वो मोटे और चौड़े रहेंगे तो आप गाड़ी का बैलेंस अच्छे से बना सकेंगे, परंतु ऐसे टायर जो पतले हो गए, चिकने टायर बोलते हैं, जो बार बार पंचर होते हैं, हवा का दबाव जिनमें बहुत कम होता है, ऐसे में गाड़ी बहकती है। तो अपने इसको शरीर से ही एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे में अपना शरीर भी बहक सकता है। तो कंफर्टेबल जूते आप एक बार कम से कम पहन के देखिए, तो आपको चलने में भी, मतलब आपको, मतलब जो पेशेंट है उसकी बात कर रहे हैं, कि कभी वो ऐसा इस तरह से देखते हैं अपन की नीचे पहन के क्या आया है करके, तब उसको बोलते हैं भाई आप कम से कम ये तो इस्तेमाल करें, तो उससे भला है उसको 500-1000 रुपए का एक्सपेंस आएगा और उससे उसको आराम मिलेगा, तो वो बार बार घुटने के दर्द से पीड़ित नहीं होगा। कुछ दवाइयाँ, गोलियां जलन और सूजन में मदद करती है और उनको अपन ले सकते हैं, मगर ऐसी दवाइयाँ जो पानी को सुखा देती है। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको, जैसे मशीनों को चलाने के लिए अपन ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार के ऑयल गाड़ियों में भी डालते हैं, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ऐसी अपनी बॉडी में जो ऑयल डलता है वो समझो साइनोवियल फ्लूइड है। और अगर वो साइनोवियल फ्लूइड सूखेगा तो घुटने में दर्द की प्रॉब्लम होगी। तो कुछ ऐसी दवाइयां जैसे स्टीरॉइड, सीपीएम क्लोरमफेनेरामिन मेलेट, जो एंटी एलर्जिक या सिट्रजिन रहती है, ये और एंटीबायोटिक दवाई है, ये दोनों के दोनों पानी को सुखाने का काम करती है और पेशेंट इन्हीं से डिहाइड्रेशन में भी सफर करता है। ऐसे पेशेंट को बता दिया जाता है कि आप ये जो दवाइयां हैं एलर्जी वाली, सिट्रजिन और डेक्सामेथासोन, स्टेरॉइड, इनका इस्तेमाल कम करें। ऐसे पेशेंट जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उनके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है
कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में घुल जाता है, क्योंकि वो उसमें रहता है ये सिगरेट और बीड़ी के धुएं। कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता रहती है कि वो पानी को सोखता है, वो पानी में घुल जाता है। तो ऐसे पेशेंट में भी पानी सूखने का, डिहाइड्रेशन होने का चांसेस रहते हैं। जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं पेशेंट, वो देखे होंगे कि अपने जीभ को बार बार होंठों पे फिराते हैं, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि उनकी सलाइवेशन जो लार है वो भी बहुत कम बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो इसी कारण उनको सलाह दिए जाए कि आप जो जब तक ये सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके घुटनों में दर्द में आराम नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा पुराने जमाने में एक यूज किया जाता था, हुक्का। सभी लोग हुक्के से परिचित है। और हुक्का में क्या होता था कि सबसे नीचे एक पानी का जार रहता था जो फूकने पे गुड़ गुड़ बजता था। तो वो पानी का जार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड उस पानी में घुल जाती थी, और जब भी व्यक्ति स्मोक करता था या सांस लेता था उसमें से धुआं, तो केवल तंबाकू आती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में घुल जाती थी। इसलिए हुक्के का प्रयोग किया जाता था, पर वो हुक्का पूरा लेके चलना पड़ता था। इसी कारण सिगरेट और बीड़ी का इजाद हुआ कि जेब में रखो, आप जब इच्छा हो तब पियो। परंतु उससे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं। सॉरी, खांसी हो गई, जरा सीताफल ज्यादा खा लिए थे इस कारण। इसके अलावा दर्द निवारक जो दवाइयां हैं जैसे कोडीन है और आदि दवाइयां हैं, ये भी कुप्रभाव छोड़ती है किडनी के लिए और नी जॉइंट्स के लिए, ये भी इसका कारण बनती है। तो ये जो है वो इतने अलग अलग काज रहते हैं। अब देखते हैं अपन इसको ट्रीटमेंट में। फिजियोथेरेपी सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अभी निकला है, बीपीजीएसटी। इसकी जो डिग्री होती है बीपीटी, जिसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें घुटने के दर्द में बहुत मदद करती है। इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कारण क्या है और घुटने का कौन सा हिस्सा दर्द करता है। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि वो कैसा होता है। वो कुछ एक्सरसाइज बताता है, वो एक्सरसाइज बताने के साथ साथ उनके पास हार्ट फर्मेंटेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ब्लड प्रेशर जैसे अपन नापते हैं तो यहाँ पर हाथ में बांधते हैं पफ, वो आर्मलेट या पफ जो है उसी टाइप का एक हीट वाला रहता है जो घुटने में चारों तरफ बांध देते हैं। वो जिसमें भी दर्द है, राइट में लेफ्ट में, अगर दोनों में है घुटनों में तो दोनों में बांध देते हैं। उसके बाद उसको हीट दिया जाता है और वो गर्म हो जाता है। वो गर्म सेक जो है वो 20 मिनट तक देते हैं और गर्म सेक के बाद घुटनों के दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये फिजियोथेरेपी से भी इसको ठीक किया जाता है। पुराने जमाने में लोग वाग ठंड के दिनों में धूप में आधा एक घंटा बैठ जाते थे तो उनका घुटने का दर्द ठीक हो जाता था। ये फिजियोथेरेपी उसी बेस पे आधारित है कि किस तरह से उसको हॉट फॉर्मेंटेशन दिया जाए। इसके बाद सर्जरी या इंजेक्शन। अभी पिछली बार सक्सेना जी ने पूछे थे, इसमें इंजेक्शन जो है वो ज्वाइंट में, जैसे रिस्ट ज्वाइंट का दर्द है या घुटने का दर्द है, ये वहां पर इंजेक्शन दिया जाता है अधिकांश प्रकार के दर्द के इलाज के लिए। घुटने में सर्जरी या इंजेक्शन की सिफारिश की जाती है। इससे इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्सर गैर आक्रामक उपचारों से भी ठीक हो जाते हैं, और नहीं होते तो फिर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब पेनफुल चीजों का इस्तेमाल तभी करते हैं फिर अपन जब किसी भी प्रकार से दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें जो कैप्सूल रहती है नी जॉइंट के आसपास, जो साइनोवियल फ्लूइड को जज्ब करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, उस कैप्सूल के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन डाला जाता है। और स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो जब जाता है तो वो उसमें दर्द का वो खींच लेता है, या पेन किलर, वहां कीटोन बॉडीज जो है वो बढ़ जाती हैं जिसके कारण उसका दर्द ठीक हो जाता है। 1, 2 या 3 इंजेक्शन की वीकली लगते हैं उसमें, एक हफ्ते में एक बार, और फिर वो दर्द से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर उसका उपाय सर्जरी रहता है, जिसको अपन कहते हैं घुटना बदलना। परंतु एक्चुअली घुटना नहीं बदला जाता, जो मिनिस्काई है उसके पास फ्लूइड जमा हो जाए करके जो कैप्सूल है उसको रिपेयर किया जाता है। बाकी कई लोगों की बोन वगैरह अगर कोई फ्रैक्चर है या ज्यादा
घुर गई है तो फिर वो नकली लगाया जाता है, नी रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो ये इसका इलाज होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। 2-4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ ऐसी चलती है, उसके बाद फिर जिसको क्वेश्चन पूछना तो वो पूछेगा। होम्योपैथिक उपचार, पहली दवाई है ब्रायोनिया एल्बा। होम्योपैथिक दवा घुटने के दर्द के साथ साथ चलते समय घुटनों के जोड़ों में दर्द के लक्षण, तेज दर्द ठीक करने के लिए ब्रायोनिया एल्बा दिया जाता है। यदि घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण है तो ब्रायोनिया एल्बा एक उपचार सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ब्रायोनिया एल्बा, BRYONIA ब्रायोनिया एल्बा, ये दवाई तब दी जाती है जब घुटने की तेज दर्द की कंप्लेंट करे पेशेंट या उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर पुरानी कोई जांच करा चुका है पेशेंट तो वो बताएगा कि उसको गठिया है। अगर नहीं कराया है और उसकी स्टार्टिंग है गठिया की, तो आप उसके ब्लड में कैल्शियम और पोटेशियम फास्फोरस की जांच करा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर कैल्शियम ऐसा लिख के देंगे तो वो जांच में रिपोर्ट में जाता है कि हाइपर कैल्शियमिया तो नहीं है उसको, क्योंकि हाइपर कैल्शियम में वालों को स्टोन की प्रॉब्लम भी रहती है। ब्रायोनिया की, ब्रायोनिया एल्बा, BRYONIA, ब्रायोनिया ALBA, एल्बा, ब्रायोनिया एल्बा। हाँ, राजेश गुर्जर जी ने लिख के भेजे जल्दी से। दूसरा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स की स्पेलिंग है RHUSTOX। ये शॉर्ट में ही मेडिसिन का उपयोग लिख के किया जाता है। रस्टॉक्स, RHUSTOX, रस्टॉक्स। इसका पूरा नाम है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, पर वो ऐसा मेडिकल स्टोर पे अपन बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाते कौन सी मेडिसिन मांग रहे हैं, इसलिए अपन शॉर्ट में। आयुर्वेदिक है कि होम्योपैथी है? ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। आयुर्वेदिक में तो रोमालिया टेबलेट चलती है इसकी, और आर्ट्रेक्स चलती है, तो वो भी अपन बता देंगे। पहले होम्योपैथिक कंप्लीट कर ले। दूसरी मेडिसिन अपन ने जो बताया रस्टॉक्स, यदि घुटने का दर्द नम मौसम में गंभीर दर्द के लक्षणों के साथ आता है। नम मौसम यानी कि बरसात का, या नमी जब रहती है, धूप नहीं निकलती, या पेशेंट ऐसा हो जो पानी में काम करता है। पानी में काम करने वाले पेशेंट वाशरमैन हो सकते हैं, धोबी, मछली पकड़ने वाले हो सकते हैं, फिशरमैन, बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं, आइस वर्कर, आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम हो सकते हैं, या जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं जहां पर आलू और दूसरी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज काम करने वाले भी हमेशा ठंडक में रहते हैं। तो ऐसे नमी वाले मौसम में काम करने वाले या नमी के दिनों में पहले तो बहुत तेज दर्द होता है पेशेंट को, और फिर कांस्टेंट कंटिन्यू एक जैसा बना रहता है। तब ऐसे में रस्टॉक्स को 30 और 200 पोटेंसी में देने से लाभ हो जाता है। फार्मर भी जो है वो नमी में काम करता है, किसान, तो वो किसान एक्चुअली इसलिए नहीं लिए क्योंकि ज्यादातर अगर वो शूज वगैरह पहना है तो अच्छी बात है, नहीं पहना है तो फिर वो नमी में काम करता ही, पानी में भीगता ही, तो उसको इस तरह का दर्द होता है, तो ये अपन दवाई दे सकते हैं 30 और 200 पोटेंशियल। तीसरी दवाई है कोल्चिकम, COLCHIUM, कोल्चिकम। ये होम्योपैथिक दवा घुटने के दर्द में इलाज में उपयोगी है। इसमें हिलने डुलने के कारण दर्द बढ़ जाता है, और गर्म मौसम में इसका दर्द होता है और ठीक भी हो जाता है। फिर गर्म मौसम ज्यादा हो तो हॉट फर्मेंटेशन से ठीक होता है, तब कोल्चिकम मेडिसिन का उपयोग किया जाता है।
30 और 200 पोटेंसी में इसकी दवाई दी जा सकती है। इसमें खास सिम्टम रहता है कि पेशेंट को हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है। अगर वो चुपचाप बैठा रहेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, परंतु जैसे ही वो उठ के कहीं जाने लगेगा या घुटनों को हिलाएगा तब दर्द शुरू हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में कोल्चिकम दे सकते हैं। COLCHIUM आएगा, CIM नहीं आएगा। कोल्चिकम COLCHIUM। चौथा है साइलीसिया, SAILESIA, साइलीसिया, SAILESIA, साइलीसिया। साइलीसिया सिलिका से बनती है मेडिसिन और उस समय ये उपयोगी रहती है जब पेशेंट जो है कभी भी दर्द का महसूस करे, उसको ना उठने से आराम हो, ना बैठने से, ना आराम करने से आराम हो, तब साइलीसिया इसमें दी जाती है 30 और 200 पोटेंसी में। परंतु साइलीसिया मेडिसिन जो है उसका लंबा प्रयोग करना अधिक ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे पेशेंट का कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता, कॉम्प्लेक्शन। इसी कारण साइलीसिया का उपयोग को सिर्फ 15 दिन या 1 महीने भर दिया जाता है 30 और 200 पोटेंसी में। तो पेशेंट को बता दिया जाता है कि इसकी अब ज्यादा मात्रा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा कलर जो है वो शाम कलर में आएगा, शाम भर नहीं जाएगा। मेडिसिन है लेकेसिस। साइलीसिया की स्पेलिंग सही लिखिए, सेन मंसूरी। लास्ट दवाई है लेकेसिस, LACKASIS, लेकेसिस। यदि घुटने का दर्द रूमेटाइड अर्थराइटिस या गठिया के कारण हो तो लेकेसिस एक प्रभावी होम्योपैथिक दवा हो सकती है। दर्द के साथ प्रभावित क्षेत्र के आसपास असामान्य वृद्धि होती है तो लेकेसिस दिया जाना इसको उचित रहता है। इसमें पेशेंट को जो है वो गठिया की प्रॉब्लम अगर पुरानी है तो फिर वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है और आसपास जब अपन चेक करते हैं, लेकेसिस की स्पेलिंग सही लिखी, आसपास चेक करते हैं तो उभरी हुई हड्डियां महसूस होती है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का घोतक रहता है। और ये साइलीसिया की स्पेलिंग नहीं है, ये दीनदयाल साइलीसिया की इसके पहले जो दवा लिखे थे वो है साइलीसिया। तो इस प्रकार की जो लेकेसिस दवाई है, लेकेसिस वाला पेशेंट जो है उसका कलर थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क रहता है। साथ ही साथ उसका टंग की अगर अपन जांच करेंगे तो टंग जनरली जो है वो अपन को लाल या हल्के पिंक कलर की दिखाई देती है, परंतु लेकेसिस वाले के पेशेंट की जांच करेंगे तो उसके बीच में हल्का सा कालापन रहता है जीभ में, ये खास पहचान रहती है। तो फिर अपन उसको लेकेसिस दवाई दे सकते हैं घुटनों के दर्द में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कभी भी आप पेशेंट की पूरी जांच कीजिए, उसमें जीभ निकलवा के भी देखिए टार्च, तो 10 पेशेंट में से 2 पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जीभ जो है वो हल्की काली सी रहेगी, तो वो उसका ध्यान रखें। महेश जी वीडियो बंद कर दे, नहीं तो नेट चला जाएगा। जो लोग आयुर्वेदिक का चाह रहे थे तो आयुर्वेदिक के बारे में हम बता दें कि इसमें बता देते हैं। रोमालिया टैबलेट, ये टैबलेट दिन में 2 बार देते हैं 15 दिन तक। रोमालिया टैबलेट ये आयुर्वेदिक में की है। इसी प्रकार आर्ट्रेक्स कैप्सूल
ये 3 बार दे सकते हैं। और एक्सटर्नल लगाने के लिए वो घुटनों में लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम ये नहीं है, इसलिए हमारे मालूम नहीं है। बाकी इसमें जो अंग्रेजी उपचार रहता है वो हम बता चुके हैं। इंजेक्टेबल पेकाड्रॉन या स्टेरॉइड डाला जाए के लिए एक मसाज ऑयल नाम से ना होकर लिनीमेंट का उपयोग किया जाए दिए जाते हैं और उनको मसाज नहीं किया जाता। तो वो इस प्रकार के इसमें कुछ योगासन वगैरह भी, दंडासन, ये रोग को कुछ देर तक रखना, ये भी घुटने के दर्द में आराम कर सकते हैं। परंतु ज्यादातर इसका ठीक होना जो है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल ज्यादा ना करें। यानी ये तो अपना इसका दर्द हुआ। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो आप कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अपन परजीवी कृमि संक्रमण पे करेंगे कल। 5-7 मिनट बचे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। आयुर्वेदिक वाला दवा एक बार रिपीट करें। गोली खा रही, चल रही है, गोली खा कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ? नहीं सर, आयुर्वेदिक वाला। होम्योपैथी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक। अच्छा, आयुर्वेदिक में रोमालिया टैबलेट। रोमालिया एक्चुअली रोमाल से मतलब नहीं है, वो रूमेल या रूमेटिज्म को इंडिकेट करती है। जो गठिया और बात जिसको अपन बोलते हैं रूमेटिज्म, वो रोमालिया टैबलेट स्पेलिंग अपन RHUMALY लेंगे। रोमालिया यानी रूमेटिज्म से संबंधित, तो रोमालिया लिखा मगर रोमालिया होना चाहिए। वो रोमालिया टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 2 बार, मतलब 2 सुबह 2 शाम 15 दिन तक, ये अगर अपन यूज करेंगे तो उससे ठीक हो जाता है। दूसरा है आर्ट्रेक्स कैप्सूल। कैप्सूल आती है R, पहले लिखे R कैपिटल और फिर डैश और फिर TRAX, आर्ट्रेक्स कैप्सूल। ये कैप्सूल दिन में 3 बार एक कैप्सूल दे सकते हैं। और साथ ही साथ मालिश के लिए महानारायणी तेल या महाविषगर्भ तेल आता है, तो उसको एक्सटर्नली अप्लाई करने से घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है। बाकी होम्योपैथी में ब्रायोनिया एल्बा, रस्टॉक्स, कोल्चिकम, साइलिसिया, लेकेसिस आदि टैबलेट का वर्णन किया गया। और एलोपैथी में अपन इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉइड। हाँ, नेक्स्ट सर, किस कंपनी का है सर? एक जन बोलिए। मंडल जी, मंडल बोले, क्या बोल रहे हैं मंडल? रस्टेक्स का डोज कैसे देंगे सर? रस्टेक्स सर रख दो, पेशेंट को देना है तो कैसे देंगे उसका डोज सर? रस्टॉक्स को 30 और 200 पोटेंसी में उसको दे सकते हैं। कुछ लोग मदर टिंचर का भी इस्तेमाल करके उसको ठीक करते हैं। इसी में एक रस्टॉक्स ऑइंटमेंट भी आता है। जब आप रस्टॉक्स दें, क्योंकि घुटने के दर्द में सबसे ज्यादा रस्टॉक्स का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो दवाई है वो पौधे के गठान वाले पौधे, एक रहता ऑर्नामेंटल पौधा जो हिमालय के आसपास कहीं मिलता है, वो उस गठान रहती है, वो गठान से दवाई बनाई जाती है। तो गठान ही इस बात का इंडिकेट करती है कि जो अपना नी ज्वाइंट है वो गठान है, और उससे बनती है दवाई। तो मदर टिंचर भी उसका दे सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में 10 बूंद रस्टॉक्स की देके और 3 बार देते हैं। या अगर डाइल्यूशन में लाए तो 30 और 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हॉट फर्मेंटेशन के साथ रस्टॉक्स ऑइंटमेंट भी आता है जो उसको चारों तरफ लगा के ठीक किया जा सकता है। हाँ, विश्वकर्मा जी क्या पूछ रहे हैं आप? रस्टॉक्स की कंपनी पूछ रहे हैं कन्हैया लाल जी। रस्टॉक्स की कंपनी बैक्सन या न्यू लाइफ, ये 2 कंपनियों की रहती है। हाँ, जी सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब करीब 10 साल पहले
रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ था, माइनर फ्रैक्चर था, और उसमें अब उंगलियों में झुनझुनी और थोड़ा हाथ में दर्द रहता है कलाई में। उसके लिए क्या करना चाहिए? वो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये झुनझुनी होना, टिंगलिंग होना और किसी भी प्रकार का दर्द महसूस ना होना, ये नर्व्स की प्रॉब्लम है, हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नर्व की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप रस्टॉक्स को और कालीफास को इस्तेमाल कर सकते हैं। रस्टॉक्स तो बता ही दिए, कालीफास एक मेडिसिन रहती है, KALIPHOS, कालीफास। तो वो कालीफास और ये दोनों साथ में चलाएंगे तो झुनझुनी कंप्लेंट ठीक हो जाएगी। सर जो साइनोवियल जो द्रव्य भरा रहता है, जो 60-65 की उम्र में जो कम हो जाता है क्या, जो हड्डी चढ़ करती है उठने बैठने में? हाँ, वो फ्लूइड कम हो जाता है और वो फ्लूइड जो है वो एज के हिसाब से कम होते जाता है। उस फ्लूइड को बनाए रखने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे अपन बचपन में दूध देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों को, इसी प्रकार ओल्ड एज में भी 60 साल की कैल्शियम की मात्रा और उसका लेवल बना रहा है और साइनस बना रहा है। परंतु कुछ नॉनवेज जो खाने वाले रहते हैं, बकरे के पानी का सूप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। महेश बघेल, वीडियो बंद करो। थैंक यू। हाँ, नी जॉइंट में ऑइंटमेंट के बारे में बता दीजिए। ऑइंटमेंट, रस्टॉक्स ऑइंटमेंट और लिनीवेंट आता है। ये एक प्रकार का तेल रहता है जो लगाने के लिए रहता है, तो वो लगा के और उसको छोड़ दिया जाता है। तो घुटने को कवर करके नहीं रखते, तब वो हल्की हल्की ठंडक रहती है और उसके बाद दर्द ठीक हो जाता है। जी सर। साउंड क्लियर? सर रस्टॉक्स का सर 200 का डायलेशन कैसे करेंगे सर? रस्टॉक्स का सर 200 200 पोटेंसी में 30 और 200 पोटेंसी में देते हैं लगे तो सर इसको सर डायलेशन कैसे बताएंगे सर 200 का सर? हाँ, वो मार्केट में आता है ना डायल्यूशन। डिक्लोफेन से सोडियम जो है वो दर्द की दवाई है। दर्द की दवाई का जिक्र एलोपैथी की हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारी दवाई है, आइब्रुफ्रेन है, नाइस है, निमुलोसाइड है और जो अभी बताया डिक्लोफेन सोडियम है। ये दर्द की दवाई का चॉइस जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी पेन किलर सूट करती है, तो उसी हिसाब से देना है। पेन किलर क्या है कि ज्यादातर वक्ती तौर पे रहेगा। हेलो, हेलो हेलो, ये सब पेन किलर ही है। हाँ बोलो टीकादार जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, नी जॉइंट पेन में हम देखा सर मल्टीविटामिन इंजेक्शन व बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ये भी डॉक्टर लोग यूज करते हैं, तो ये कितना हद तक सही है? मल्टीविटामिन और उसकी आवश्यकता नहीं रहती, वो तो डाइजेशन वाले केस में रहती है। जॉइंट में विटामिन की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहती। वो प्रोटीन जो है वो डाइट कम करना चाहिए और प्रोटीन डाइट कम करें, विटामिन दे सकते हैं जरूर, मगर तो वो क्या है कि माइक्रोग्राम में रहता है तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता जो दिया जाता है। उसके लिए तो जो अपन ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताए वो ज्यादा करना चाहिए। और वो पेन किलर के बारे में हमने इसलिए नहीं बताया कि पेन किलर वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा। आइब्रुफिन दे दो आप, वो दिन भर कूदेगा खेलेगा, दूसरे दिन फिर अब आइब्रुफिन लेगा, तो लगातार उसको अगर पेन किलर देते रहेंगे तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? हमें ऐसा इलाज देना चाहिए
कि वो जेंटल हो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जैसे कुछ लोग जो है वो किडनी स्टोन के केस में कह देते हैं कि आप एक काम करो, बियर पीना शुरू कर दो तो किडनी का दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर मान लो उसको बियर की हैबिट लग गई तो वो कैसे ठीक करोगे फिर आप? तो वो ट्रीटमेंट जेंटल थोड़ी रहता है। जेंटल ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें परमानेंटली उसको आराम हो, और ऐसा ट्रीटमेंट जिससे तो उसको बॉडी के कोई ऑर्गन और डिफेक्ट ना हो, वो कहलाता है। ठीक है, कल अपन इसमें टेप वर्म या फीता कृमि के बारे में पढ़ेंगे। मदर टिंचर है, मदर टिंचर आप बार बार बोलते हैं, ये कैसे बनता है? हाँ क्या सर मदर टिंचर के बारे में बताएं। गुड। हाँ समझ नहीं पा रहे हम क्या? मदर, थैंक यू सर। अच्छा मदर टिंचर, हाँ तो आर्क रहता है ना उसका, डाइल्यूशन जो है वो मदर टिंचर को ही डाइल्यूट करके बनता है। तो तो डाइल्यूट रहता है और एक आर्क रहता है, तो उसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है सर, उसी नेटवर्क इशू की वजह से पूछ नहीं पाए। डायबिटीज के बारे में बता दीजिए सर थोड़ा। खांसी चले, सीट भी खड़ा होता है, गनगनाहट है। सुबह शाम कम कम दवा गोली लेने से काम नहीं होगा। ठीक है, अभी 3 दिन की दे रहा हूँ। ज्वाइन हो जाना तो पहले 3 दिन। अच्छा किस टाइम पे ज्वाइन हो जाना तो हम तुमको पहले वही बता 9 बजे करेक्ट। 7 दिन ठीक है, हाँ ज्वाइन हो जाओ तो हमको बता देना। हाँ कम दवा क्या है